हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं और ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में बड़े नंबर में एक ना एक क्वेश्चन फंस के ही रहेगा। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन है क्या, वो टॉपिक है क्या जो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, जो आपकी एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला के रहेगा। वो टॉपिक देखो है क्या। वह टॉपिक भाई पहले हम लोग ये सीखेंगे जो हमारी व्यतिकर्ण फ्रिंजें बनती हैं, व्यतिकर्ण फ्रिंजों की कोरी चौड़ाई यानी चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई का सूत्र कैसे निकलता है, W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। ये फार्मूला हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला कैसे आया हुआ है, आज की इस खूबसूरत क्लास में हम सभी लोग इसको देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग आज विवर्तन पे भी चर्चा करेंगे, विवर्तन पर भी चर्चा करेंगे और विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप कैसे बनता है, विवर्तन प्रतिरूप कैसे बनता है और उसका इंटेंसिटी और थीटा के बीच में जो ग्राफ आता है वह ग्राफ कैसे बनता है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ और वो विवर्तन वाला, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है, जो आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है, इस चीज़ को भी आज की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे। और इस तरीके से सीखेंगे कि जो हमारा प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी का जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ अब जो है आपको इस प्रकाशिकी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे, जिनको आपको करना क्या, जितनी मैंने थ्योरी बताया उस थ्योरी को बढ़िया से तैयार कर डालो और जितने मैं न्यूमेरिकल आपको बता दूं उतनी न्यूमेरिकल को आप तो भाई हर हाल में तैयार कर डालो। उसके बाद देखो आपको लगेगा कि जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी अपना बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है, प्रकाशिकी अपना बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। और प्रकाशिकी मुझे पता है कि इसकी जो न्यूमेरिकल है ना, काफ़ी लोगों को न्यूमेरिकल से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको सारा न्यूमेरिकल इस समय लगाने की आपको ना तो समय है ना तो आपको ज़रूरत है। अब आपको वो चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्जाम में लगभग मिल जाए, लगभग वो चीज़ आपको मिल जाए। आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है। देखो, जो टॉप करते हैं ना वो पूरा नहीं पढ़ते हैं, जो टॉप करते हैं वही देखो भाई पढ़ने को इस समय सब पढ़ रहा है, पढ़ने को इस समय सब पढ़ रहा है, लेकिन आगे इस समय वही लड़का लड़की आगे जाएगा जो एक तरीके से पढ़ रहा है। आप जब सब चीज़ों को पढ़ने लगोगे तो आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा समय दोगे और आप उलझे रहोगे। जब आप चूज करके जब पढ़ोगे तो आप कम समय में महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो ये आपको चाहिए कि भाई आप समय दीजिए, पूरा समय दीजिए, लेकिन उन महत्वपूर्ण टॉपिक को दीजिए जो आपके एग्जाम में आपको छपे और वो आपको नंबर दिला के रहे और इससे आप होनहार छात्र में आपकी गिनती हो, ठीक है। चलो भाई, तो आपको इस समय जरूरत नहीं कि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की। इस समय हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा हुआ है, एक एक शब्द पढ़ा हुआ है, एक एक अच्छा पढ़ के रखा हुआ है। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। अब हमको क्या करना है, मेन टॉपिक पे अटैक करना है ताकि वो चीज़ें हमारे एग्जाम में आए, हम उसको बढ़िया तरीके से करके आए। पता चला कि सारा पढ़ रहे हो और कन्फ्यूजन झुआ भर का है, इसका उसमें उसका इसमें, तब भैया वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने को गड़बड़ नहीं करना है, कुछ टॉपिक ऐसे रखना है जो तो हमारे जुबान पे होना चाहिए, मिल जाए तुरंत डेरिवेशन, ठीक है, उसका हमें फार्मूला तुरंत जुबान पे होना चाहिए। ये कोई पूछे, हाँ लो ये आंसर, इस तरीके से अपने को आपको धीरे धीरे अब हमें ढाल लेना है, ठीक है। अब परीक्षा हमारी नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, अब ज़्यादा दिन थोड़ी रह गया है, ठीक है। अब तो समझो आपको नींदें नहीं आती होंगी कभी कभी, जिसका नहीं तैयार होता ना, पता चलता है उसको रात में नींद नहीं आ रही है, उसको रात में फेल होने का डर, फेल होने का सपना आने लगता है। तो मेरे भैया सपना अपना मत देखो, अगर सपना आ रहा है ना, उठ करके बैठ करके 2 टॉपिक 3 टॉपिक 5 टॉपिक बढ़िया तैयार कर डालो, फिर देखो सो क्या मस्त नींद आ जाएगी। और आप भरपूर नींद लीजिए, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा भरपूर सोइए, लेकिन सोने के बाद जब उठिए ना तो पढ़ने के लिए पागल रहिए। सोना इस समय आपको 6 घंटा 7 घंटा जरूरी है, क्योंकि जब आप सोगे तो आपका स्ट्रेस जो है वह काफ़ी कम रहेगा, आपका मानसिक प्रेशर बहुत कम रहेगा। अब जब उठोगे, लेकिन उठने के बाद एकदम टाइम पास नहीं करना है। जब उठो उसके बाद कम से कम 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खूब बढ़िया से पढ़ो, तब देखो आपको लगेगा कि हमने जो सोया ना वो कुछ गलत नहीं किया, उससे हमारा माइंड बड़ा फ्रेश रहा और मज़ा आया पढ़ने में। तो आप सोने में कोताही ना करें भैया, 6 घंटा 7 घंटा भरपूर नींद लें,
ठीक है। भरपूर जब नींद लेंगे तो जब चीज़ें पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से कम समय में याद होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। पता चला भाई नींद अच्छे से नहीं लिए हो, स्ट्रेस अंदर से अलग है, प्रेशर अलग से झेल रहे हो, चीज़ें याद कर रहे हो तुरंत भूल जा रही है, तो ये सब गड़बड़ी होगी। तो आपको करना क्या है, चीज़ें याद करिए, उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे इस समय आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। जितना ज़्यादा पढ़िए कम लिखिए ज़्यादा, ये मूल मंत्र है भाई सक्सेस होने का, ठीक ना। तो पढ़िए कम लिखिए ज़्यादा, जितना पढ़िए उससे ज़्यादा लिख लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन पे अटैक करिए, ये क्वेश्चन हमें हर हाल में तैयार करना है, उसको एक जगह पे बढ़िया से लिख डालिए कि हाँ ये हमें तैयार हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हर टॉपिक के, हर इकाई के आपको चूज करना है क्वेश्चंस कि हाँ इसको हमें तो हर हाल में तैयार ही करना है। जब आप इस तरीके से तैयार करोगे तो आपको लगेगा कि हमने जो पूरी हमारी इकाई है, पूरी इकाई का हमने लगभग ऐसे ऐसे इतना क्वेश्चन तैयार कर डाला है, तो आपको अलग ऊर्जा मिलेगी। आपको जो फेल होने का डर है ना भाई, कभी आ ही नहीं सकता है, कभी सोच नहीं सकते हम फेल हो रहे हैं, बाकी ये सोच सकते हो हम टॉप करने जा रहे हैं। हमें जो है अब की बार जो 90+ हमने सोचा हुआ है, उस 90+ क्लब में हम शामिल होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, ये आपके अंदर जोश, ये आपके अंदर ऊर्जा, ये आपके अंदर जुनून आएगा, ठीक है। कब, जब आप मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तब, ठीक है। भरपूर नींद लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग कला संबद्ध स्रोत समझते हैं। 1 नंबर आपको दिलाएगा कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। तरंगाग्र हमने बताया ना, 1 नंबर दिलाएगा। तरंगाग्र क्या होता है, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण। तरंगाग्र क्या होता है, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। सेम तरीके से ये है आपका कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, स्रोत मतलब स्रोत जो प्रकाश देता हो, तो ऐसे स्रोत उनसे क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। स्रोत से क्या निकलती, तरंगे निकलती है। ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर नियत हो या तो शून्य हो। हमने क्या बोला, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच जो कालांतर हो वह कालांतर नियत हो या शून्य हो, उसे हम लोग कहते हैं कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो आपको कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे व्यतिकरण जो पढ़ने जा रहे हैं, यंग का प्रयोग का व्यतिकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो यंग के प्रयोग के व्यतिकरण में हमसे पूछता है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। 2 नंबर के लिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो कला संबद्ध स्रोत समझ में आ गया कि ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर क्या हो, नियत हो अथवा शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं अपना व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। दोस्तों ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त आपको 2 नंबर दिला सकता है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त आपको 2 नंबर दिला सकता है, ये आपको 1 नंबर दिला सकता है। दोस्तों व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त याद रखना कितना आसान है, कितना आसान है। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, आवृत्ति पढ़े हैं, ठीक है। आवृत्ति, अभी देखो मैं आपको कितने तरीके से बताने वाला हूँ। आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और अभी हमने ये पढ़ा कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। तो कितना आसान तरीके से मैं आपको इसका शर्त जो है बताने वाला हूं, ताकि आपको एकदम रट्टा मारना ना पड़े, केवल समझे और आप लिख के चले आए, केवल समझे और आपको तुरंत याद हो जाए और आप एग्जाम में छाप के चले आए। देखो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। व्यतिकरण के लिए पहला आवश्यक शर्त यह है कि जो स्रोत हो वह स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। दूसरा चीज, जो स्रोत है उन स्रोतों की आवृत्तियां, आयाम और तरंग दैर्ध्य, ये चाहे आप 3 पॉइंट बना दो। स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, स्रोत से निकलने वाले तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये देखो इस तरीके से याद करना और सेंटेंस बनाना कितना आसान हो गया है। कला संबद्ध स्रोत, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य, ये 4 पॉइंट आपने बना लिया। 4 पॉइंट तो आपने बना लिया। 5वां पॉइंट क्या बना सकते हो, 5वां पॉइंट ये बना सकते हो, जो हमारे स्रोत हैं, मान लो पहला स्रोत S1 है और दूसरा स्रोत S2 है, ये स्रोत जितने पास रहेंगे उतना बढ़िया हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। ये स्रोत जितने पास रहेंगे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप उतना बढ़िया प्राप्त होगा। इसका मतलब दोनों स्रोत, दोनों कला संबद्ध स्रोत
अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, पतले होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। ठीक है, अत्यंत पतले भी होने चाहिए और अत्यंत निकट भी होने चाहिए। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त कितना हमने बता दिया, लगभग लगभग आपको 5। पहला क्या, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर नियत होता है या फिर शून्य होता है। फिर हमने क्या बताया, दोनों कला संबद्ध स्रोतों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, दोनों कला संबद्ध स्रोतों के आयाम, तरंगदैर्घ्य ये सब बराबर होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए या फिर अत्यंत कम दूरी पर होने चाहिए। ये है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। अब इन्हीं शर्तों को पालन करते हुए एक वैज्ञानिक थे यंग का प्रयोग। अब यंग का प्रयोग आपके एग्जाम में रेयर केस में पूछता है भैया, रेयर केस में, जल्दी नहीं पूछता लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। यंग का प्रयोग है जो है आपके एग्जाम में रेयर केस में पूछता है, तो रेयर केस जो पूछता है उसको भी हम लोग हल्का फुल्का तैयार ही रखते हैं। बाकी हमें जो भी हमने बताया W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल डी, ये तो भैया बहुत है पूछता है। W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल डी, ये तो हमारे इस व्यतिकरण टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक ना, मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा यही है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि यंग ने अपना प्रयोग कैसे किया है और उस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, और जैसे समझे रहोगे वैसे आपको डेरिवेशन भी आगे मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई देखो जरा, तो यंग ने क्या किया, तो अभी आपने देखा कि कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अब कोई दो स्रोत हो, दो स्रोत से जब तरंगे निकलेंगी तो उनके बीच में ये इसका कंडीशन होना बहुत मुश्किल था। तो यंग ने दिमाग लगाया, और दिमाग क्या लगाया कि उन्होंने एक स्रोत से दो स्रोत बना दिया, एक स्रोत से दो स्रोत बना दिया। ठीक ना, अब देखो ये मान लेते हैं हम लोग पहला स्रोत है, ठीक है, ये पहला कोई स्रोत है। अब इस स्रोत से क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। ठीक है, और ये अगर बिंदु स्रोत है तो बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र बनता है कैसा बनता है, गोली तरंगाग्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरंगे निकल रही है तरंगाग्र के रूप में निकल रही हैं। जो बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र बनता है गोली तरंगाग्र बनता है। ठीक ना, गोली तरंगाग्र के रूप में निकल रही है। देखो ये हमारा मान लेते हैं सिरिंग है, ये क्या है, गर्त है। सिरिंग और गर्त के रूप में तरंगे निकल रही हैं, सिरिंग और गर्त के रूप में तरंगे क्या हो रही हैं, सिरिंग हो गया, ये गर्त हो गया। सिरिंग और गर्त के रूप में तरंगे क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। इतनी बात समझ में आ गया। ये कोई स्रोत है, इस स्रोत से क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है। किसके रूप में निकल रही हैं, तरंगाग्र के रूप में निकल रही है। बढ़िया से सुनते जाओ, समझते जाओ, A to Z चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। तरंगाग्र में बता दिया है, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। एक नंबर के लिए उसको याद रखना, बढ़िया तरीके से उसको याद रखना। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने बताया कि ये चीज़ें रेयर केस में पूछी जाती है, लेकिन जितना समझे रहोगे भाई आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। हमने बताया कोई स्रोत है, स्रोत से क्या निकलेंगे, तरंगे निकलेंगे। आपको अच्छे से पता है कि कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं। अब ये तरंगे निकल रही हैं लेकिन तरंगाग्र के रूप में। आपको पता है जो तरंगे चलती है सिरिंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो जो डॉट डॉट लाइन है वह गर्त है, जो ये वाली लाइन है वह क्या है, सिरिंग है। सिरिंग और गर्त के रूप में तरंगे तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक स्रोत हो गया। हमने बताया कि जो ये कौन से वैज्ञानिक थे, यंग। कौन वैज्ञानिक थे, यंग। तो यंग ने क्या किया, एक स्रोत से दो स्रोत बना दिया। तो अब देखो ये एक स्रोत है, अब एक स्रोत से बन गया ये दो स्रोत, S1 और S2, दो स्रोत बन गया। ठीक है, अब दो स्रोत बन गया। जब इन दोनों स्रोतों पर प्रकाश की किरणें तरंगे के रूप में चलती हैं तो अब यहाँ पे प्रकाश, ये तरंगाग्र यहाँ पहुँचता है। अब यहाँ जब पहुँचेगा, अब देखो इस वाले स्रोत से ये वाले दोनों स्रोत बने हैं, इस वाले स्रोत से ये वाले दोनों स्रोत बने हैं। इसका मतलब है दोस्तों अब जो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त था, अब आवश्यक शर्त यहाँ पे फॉलो करने लगेगा कि दोनों स्रोतों से जो तरंगे निकलेंगी समान कला में निकलेंगी, इनकी आवृत्तियाँ समान होगी, इनके आयाम समान होंगे, इनकी तरंगदैर्घ्य समान होगी, और ये क्या है, अत्यंत संकीर्ण है, अत्यंत कम दूरी पर है। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त कब पालन होता है, जब एक स्रोत से दो स्रोत बनाए जाते हैं। एक स्रोत से जब दो स्रोत बनाए जाते हैं तभी जो है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त जो होती है तब जाके वहाँ पे पालन होता है। तो ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त पालन करने के लिए एक स्रोत से दो स्रोत बना दिया गया। ठीक है, अब अगर ये स्रोत है, ध्यान समझना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, अगमा अपने आप समझ में आने वाला है, अगमा अपने आप समझ में आने वाला है।
तो अगर ये स्रोत है दोस्तों, अगर ये स्रोत है, इस स्रोत से क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। और तरंगे किसके रूप में निकलेंगी, तो आप कहोगे तरंगाग्र के रूप में निकलेंगी। और जो तरंगाग्र के रूप में निकलती हैं उसमें क्या होता है, श्रृंग और गर्त होता है, श्रृंग और गर्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका श्रृंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, श्रृंग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये गर्त हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये गर्त हो गया। यहाँ भी आप ले सकते हो, ये क्या हो गया आपका, ये गर्त हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, ये आपका श्रृंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये श्रृंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये गर्त हो गया, देखो ये गर्त हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गर्त हो गया, देखो ये गर्त हो गया, ठीक है, गर्त हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये श्रृंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये श्रृंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये गर्त हो गया, देखो गर्त हो गया, ये गर्त। अब आप सोच रहे हो सर ये बनाना क्या चाह रहे हैं, देखो गड़बड़ हमने कर दिया ना, ये हमारा गर्त होना चाहिए था ना, गर्त होना चाहिए था। चलो भाई ये गर्त होना चाहिए था, देखो गर्त गर्त गर्त, ये हमारा क्या हो गया, गर्त हो गया, गर्त हो गया। फिर इसी तरीके से श्रृंग, फिर इसी तरीके से यहाँ से श्रृंग यहाँ मिलेगा, फिर ऐसे गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त। इसी तरीके से प्रकाश किरणें हमें मतलब निकलती रहती हैं दोनों स्रोतों से। तो ये जो चीज़ें हमने बनाया है ना, तो ये चीज़ें आपको देखो ऐसे कुछ समय में आने वाला नहीं है, या तो फिर मैं बहुत समय दे करके बहुत थोड़ा आराम आराम से लेकर के थोड़ा बनाता तो हो सकता है बन जाता बोर्ड पे। ऐसी बड़ी बात नहीं कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बन जाता, थोड़ा सा समय लगता। तो मैं उस समय नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को अगर ये फिगर आ भी जाता है तो पहली बात आपके पास प्रकार होना चाहिए। जब प्रकार रहेगा आप समान डिस्टेंस से यहाँ पे, जैसे मैंने देखो ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, समान डिस्टेंस से आप प्रकार से बना करके जब आप बनाएंगे ना तो आपका बढ़िया तरीके से बनेगा। जब बढ़िया तरीके से बनेगा तो ये जो पर्दवा रहेगा, इस पर्दवा पर आपको एकांतर क्रम, जैसे देखो यहाँ पे ये कटा है, इस तरीके से ये कटा है, तो आपको ये सीरियल से कटता है। देखो दोनों, ये हमारा दोनों श्रृंग श्रृंग कटा है ना, यहाँ दोनों श्रृंग श्रृंग कटा है, तो ऐसे श्रृंग श्रृंग कटेगा, फिर ऐसे गर्त गर्त कटेगा, फिर ऐसे श्रृंग श्रृंग कटेगा, फिर गर्त गर्त कटेगा, फिर श्रृंग श्रृंग कटेगा। ये पूरा समान डिस्टेंस पे दोस्तों, ये समान डिस्टेंस पे आपको मिलता जाएगा, ठीक ना। समान डिस्टेंस पे आपको ये श्रृंग और गर्त जो करता जाएगा और आपको ये पर्दे पर हमें विवर्तन व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता जाएगा। क्या, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता जाएगा। तो जो श्रृंग श्रृंग से मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्राइट, जो गर्त गर्त से मिलेगा उसको भी हम लोग कह सकते हैं ब्राइट, लेकिन जो श्रृंग और गर्त मिलेगा वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डार्क। श्रृंग श्रृंग मिलेगा तो अधिकतम होता है ना, और गर्त गर्त मिलता है अधिकतम होता है, लेकिन जहाँ पे श्रृंग और गर्त मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क हमको क्या हो जाती हैं, ये पट्टियाँ एकांतर क्रम में इस पर्दे पर मिल जाती हैं। और यही जो पर्दे पर पट्टियाँ मिलती हैं, इन्हीं पट्टियों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। इसी को हम लोग फ्रिंज भी कहते हैं। इन्हीं फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको बनाने आना चाहिए, ये चीज़ आपको बनाने आना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस इसके लिए आपको एक दो बार अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप यहाँ पे पर्दा बना लोगे, ये एक स्रोत से ये तो आसान है कि यहाँ पे जो तरंगे निकल रही हैं तरंगाग्र के रूप में निकल रही हैं। जब तरंगाग्र के रूप में निकल रही है तो श्रृंग और गर्त के रूप में चल रहा है, और यहाँ पे इसी स्रोत से दो स्रोत बना दिया गया, दो रेखा छिद्र बना दिया गया है। अब उनसे S1 और S2 से निकल रही है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने डिस्टेंस पे ये आपको लेना है उतने डिस्टेंस पे ये होना चाहिए, जितने डिस्टेंस पे ये हो उतने डिस्टेंस पे ये हो, जितने डिस्टेंस पे ये हो उतने डिस्टेंस पे ये हो। जब समान डिस्टेंस पे आप लेंगे तो आपको एकांतर क्रम में एक बार आपका श्रृंग श्रृंग कटेगा, एक बार आपका क्या करेगा, श्रृंग श्रृंग कहीं मिलेगा, श्रृंग श्रृंग कहीं मिलेगा, या फिर कहीं पे आपका गर्त गर्त मिलेगा, या तो कहीं आपका श्रृंग और गर्त मिलेगा, श्रृंग और गर्त मिलेगा। जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आपका क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आपका डार्क बन जाएगा। बस दोस्तों और कुछ है नहीं। बस ये चीज़ यहाँ पे जब आप एक सिस्टम से लेके में बनाता ना, वो तुरंत बन जाता। जब तुरंत बन जाता तो आपको लगता है चीज़ आसान है, नहीं बन पाया तो आपको लगा ये सजी बहका रहे हैं, सजी बहका नहीं भैया, सजी बहका नहीं रहे सर जी। जब गोला प्रकाश से लेके बनाते ना तो ये चीज़ें आपको बनता। तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। मुश्किल से आपका 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट आप खर्चा कर दोगे। अगर बाई दफ़े ये चीज़ आ गया तो आप उस पर हावी रहोगे, आप उसको करने के लिए तैयार होगे, ठीक है। तो ये रेयर केस में आता है, लेकिन भैया आ जाता है तो अगर आ गया तो मुँह बना के रह जाओगे। तो इससे बढ़िया है तो हम लोग पहले से ही अपने आप को तैयार रखें ना। जब मैं बार बार कह रहा हूँ आपको तैयार रखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। 10 मिनट खर्चा करोगे ये आपका अपने आप बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपना
ये प्रतिरूप बना हुआ है, ठीक ना। अब ये हम लोग एक इसका किरण आरेख बनाते हैं। ये तो आपका कहलाएगा ज्यामिति, मतलब इस तरीके से, मतलब जो प्रैक्टिकली है कह सकते हैं ज्यामिति आरेख। अब इसी को हम लोग किरण आरेख के रूप में बनाते हैं, और किरण आरेख के रूप में बनाने के बाद ये जो ब्राइट फ्रिंज बना हुआ है, इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ ब्राइट फ्रिंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डार्क फ्रिंज होगा, फिर ब्राइट फ्रिंज होगा, फिर डार्क फ्रिंज होगा। ये जो चौड़ैया है, चौड़ैया का फार्मूला W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, ये फार्मूला कैसे आया हुआ है उसको हम देखते हैं। और यही हमारे लिए क्या है, मेन है। यही हमारे लिए क्या है, मेन है। इसके लिए ये वाला फिगर जरूरी नहीं है, इसके लिए ये वाला फिगर जरूरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप का व्यतिकरण प्रतिरूप कैसे बनता है उसकी विवेचना कीजिए, ठीक है, तब आपको ये वाला प्रयोग या कहे यंग के प्रयोग को दर्शाइए। जब यंग का प्रयोग बात करें तभी आपको ये फिगर बनाने की जरूरत है, नहीं तो आपको केवल किरण आरेख वाले फिगर से आपको काम चला देना है। केवल किरण आरेख वाले फिगर से काम चलाना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये जल्दी पूछा नहीं गया है, ठीक है, एक आध दो बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई बता ही दूँ, ठीक है, क्योंकि भाई आसान बहुत था। बस केवल थोड़ा सा आपको इसके लिए आपको प्रकार वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जानते रहेंगे भाई, सही है ना। चलो अब हम लोग वही दोस्तों फार्मूला देख लेते हैं। W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d का फार्मूला, जो प्यारा सा फार्मूला है, जो उस फार्मूले को मैंने कई बार बता दिया कि आपको इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम लोग कैसे देखने वाले हैं उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए भाई, तो उसके लिए पहले अपने को क्या चाहिए, फिगर चाहिए। देखो ये प्रकाश कोई हमारा एक स्रोत है ना, यस, इस एक स्रोत से कितना स्रोत बनेगा, दो स्रोत। मान लेते हैं यहाँ पे एक आपका बन गया S1 और यहाँ पे आपका बन गया S2, ठीक है। S1 और S2 हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है ना भाई, S1 और S2। इस यश से प्रकाश किरणें तरंगों के रूप में निकल रही, लेकिन मैं ऐसे केवल आपको दिखा दे रही हूँ, यह देखो ऐसे प्रकाश किरणें चल रही हैं, ठीक है। और दोनों पर्दों, ये दोनों स्रोत है ना, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी हम लोग लेते हैं भैया स्मॉल d। क्या लेते हैं, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, स्मॉल d। अब इनसे कुछ दूरी पर हमने एक पर्दा ले लिया। ये देखो पर्दा, ये दिख रहा है कि नहीं भाई, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरा मैं देख लो, ठीक है। चलो भाई दिख तो रहा है, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है भाई। तुमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई पर्दा ले लिया, ठीक है। जब हम पर्दा ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से ये देखो हमने इसको मिला दिया। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब जो है S1 से निकलने वाली, पर ये समझो S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, ये S2 से निकलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी, कोई दिक्कत। S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी, S2 से निकलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी। इतना फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये पहला पर्दा है, ये दूसरा पर्दा है, तीसरा पर्दा है, ठीक ना। यहाँ पे स्रोत हो गया, यहाँ पे एक स्रोत से दो स्रोत बनाया गया, और यहाँ पे जो हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है वो हो गया। यहाँ पे इस स्रोत से दो स्रोत बना दिया गया, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, छोटका d मान लिया। इस S1 से निकला ये तरंग, S2 से निकला ये तरंग, इसका हमने जो इसका दोनों का मध्य बिंदु है उसको हमने मान लिया O। मान लेते हैं दोस्तों कि ये S1 और S2 इस O से x दूरी पर जाकर के कहीं मिलते हैं, x दूरी पर जाकर कहीं क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। x दूरी पर जाकर कहीं क्या कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा, तो अब S1 और S2 से जो तरंगे चलती हैं उनका पथांतर क्या होता है। S1 और S2 से जो तरंगे चलती हैं उनका पथांतर क्या होता है। पथांतर मतलब होता है दोस्तों पथ में अंतर। पथांतर मतलब क्या होता है, पथों में अंतर, मतलब उनके रास्तों में पथों में कितना अंतर है। तो आप देख रहे हो S1 से यहाँ तक गया, इस पे मान लेते P, S2 से यहाँ तक गया। तो अगर मैं यहाँ से इस पर एक ऐसा लंब डाल दूँ, तब जब लंब डाल दूंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये S1P और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ A, तो ये देखो S1P और AP ये दोनों आपस में बराबर है। तो कितना अंतर हुआ, ये S2A ही क्या हुआ, पथांतर हुआ। यही पथों में क्या हुआ, अंतर हुआ। यही क्या हुआ, पथों में अंतर हुआ। S1 से निकलने वाली तरंग और S2 से निकलने वाली तरंग के पथों में अंतर क्या है हमारा, H2A है। क्या है हमारा, H2A है, ठीक ना, H2A है। अब देखो दोस्तों H2A अगर है तो इसका जो मध्य बिंदु है इसको हमने क्या मान लिया भाई, C मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, C मान लिया। अब यहाँ से ये देखो ये C से इसको हमने ऐसे एक दिखा दिया कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला कोण थीटा मानते हैं
तो ये वाला भी हमारा कोण क्या हो जाता है थीटा। ये लंब डाला गया तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा और इधर वाला भी कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया कि यहाँ से ये वाला इसको मिला दिया तो ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण थीटा, तो यहाँ पे ये लंब डाला गया है तो ये वाला कोण 90 डिग्री, तो ये वाला भी कोण क्या है 90 डिग्री है। जब ये दोनों कोण आपस में, अच्छा अब देखो जो त्रिभुज हमको दिख रहा है S1 S2A और PCO, हमने त्रिभुज का नाम क्या लिखा, देखो यहाँ पे शब्द जो है ना, शब्द आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे शब्द कुछ नहीं लिखना है कि माना एक पर्दा L, ठीक है, माना एक पर्दा L जिसपे एक रेखाचित्र बना करके उस पर कोई समतल या इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित कराया जाता है। फिर इससे दूरी पर एक दूसरा पर्दा L2 जिस पर दो रेखाचित्र S1 और S2 बनाए गए। कुछ नहीं लिखना है, ठीक ना, एकदम थ्योरी कुछ नहीं लिखना। अगर आपको अच्छा लगेगा आप थ्योरी लिख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे थ्योरी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब है। और थोड़ा बहुत मतलब क्या करोगे, जब हम खुद यहाँ पे डेरिवेशन में आपको चीज़ें बताने वाले हैं, डेरिवेशन में खुद शब्द बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि S1 S2A त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO, वाह PCO पहले जमाने PCO चल रहा था ना। त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। बस दोस्तों यही आपको समझना है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज PCO क्या है, समरूप त्रिभुज है। आपको पता है दोस्तों समरूप त्रिभुज के कंडीशन होते हैं, समरूप त्रिभुज के कंडीशन होते हैं कि अगर आप ये वाला कोण लेते हो तो इसमें भी ये कोण लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोण 90 डिग्री लेते हो तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री लेना पड़ेगा। यहाँ सुनना, हमने क्या बताया, अगर ये कोण लेते हो तो यहाँ भी ये इस वाले त्रिभुज में भी कोण लेना पड़ेगा। S1 S2A में अगर कोण लेते हो तो आपको PCO में भी कोण लेना पड़ेगा। S1 S2A के लिए 90 लेते हो तो PCO के लिए भी 90 लेना पड़ेगा। तो इसमें लेते कोण के सामने भुजा क्या है, कोण के सामने एक भुजा है S2A, तो इसमें कोण के सामने भुजा क्या है OP है, OP बराबर 90 के सामने भुजा मैं लेता हूँ S1 S2, इसमें 90 के सामने भुजा क्या है PC। बताओ भाई, मजा आया दोस्तों। चलो अब देखो, अगर ये हमारा जो स्रोत S1 S2 ये बहुत और पास होते, जब बहुत पास होते तो जो यहाँ से जो लंब डाला गया P तक गया है वह कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे लगभग O के पास आ जाता, ठीक ना। कहाँ पे आ जाता, O के पास। जो P के देखो यहाँ से C से लंब डाला, C से जो रेखा खींची गई P तक गया है वह C से रेखा खींचा जाता यहाँ तक आता। तो जो CP है उस CP को हम लोग CO लिख देते, ठीक ना, CP को हम लोग CO लिख देते, ठीक है। कब लिख देते, जब हमारा S1 और S2 क्या होता और बहुत छोटा, मतलब छोटा तो है ही है। हमने बताया कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं, अत्यंत संकीर्ण होते हैं, अत्यंत पतले होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो लंबा बड़ा, यहाँ S1 यहाँ S2, कितना गैप दिखाया गया। लेकिन ये क्या होते, अत्यंत संकीर्ण होते, अत्यंत पतले होते। तो जो हमारा जो P यहाँ पर है ना, ये O के बहुत समीप होता। जब O के बहुत समीप होता, ठीक है, एक लाइन में लिख दो क्या, यदि ऐसे लिखिए, चूँकि S1 S2 अत्यंत क्या है, निकट है, अत्यंत निकट है, इसलिए क्या भैया, इसलिए जो CP है, CP नियर अबाउट CO के हो जाएगा। CP है, जो CP है, CP या PC, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, हे पर्दवा के बीच की दूरियां जो होता है ना, इसको बड़का D माना जाता है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी बड़का D, दोनों स्लिट, इसको स्लिट या स्रोत बोलते हैं। स्रोत कम बोल करके स्लिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लिट। देखो ऐसे स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी क्या है, छोटका D। दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटका D और दोनों पर्दों के बीच की दूरी बड़का D, ठीक ना। चलो समझ आ गया ना, बड़का D छोटका D, बड़े D छोटे D। अब देखो S2A बटा OP अभी रहने देते, OP अच्छा मान तो अभी एक बार रहने दे। OP बराबर S1 S2 PC जगह पर क्या लिख दें, CO लिख दें। तो S2A का मान तो कुछ नहीं, फिगर से देखो S2A का मान कुछ पता है, एकदम नहीं पता है। OP का मान OP का मान क्या है, X। OP का मान क्या है, X बराबर S1 S2 का मान क्या है, स्मॉल d बटा CO का मान क्या है, CO का मान है बड़का D। तो यहाँ से X बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से X बराबर निकल जाएगा हमारा
या तो x अभी क्या H2A निकाले ना यहाँ से H2A बराबर हमारा निकल जाएगा H2A बराबर x स्मॉल d बटा बड़का d, x स्मॉल d बटा बड़का d। H2A क्या है? पथांतर है, पथांतर निकला अभी हमारा क्या निकला है? पथांतर निकला है। तो अब इस चीज़ को निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि त्रिभुज S1 H2A और त्रिभुज PCO ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में थीटा हमें लेना है, थीटा के सामने एक भुजा इसमें भी, थीटा के सामने भुजा इसमें भी, फिर 90 लेना है, 90 के सामने भुजा इसमें भी, 90 के सामने भुजा इसमें भी, और कुछ नहीं करना है। इसको आप अपने तरीके से तैयार करो ताकि ये आपको याद रहे, ठीक ना, ये आपको याद रहे भाई इतना चीज स्टेप, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो हमने यहाँ बिंदु P पर हमने क्या बताया, ये हमें व्यतिकर्ण प्रतिरूप मिल रहा है, ठीक ना। व्यतिकर्ण प्रतिरूप बोले तो हमें फ्रिंजे मिल रही है। फ्रिंजे बोले तो फ्रिंजे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज। तो अब हमें बिंदु P पर फ्रिंजे मिल रही है। अब फ्रिंजे 2 प्रकार की, एक डार्क फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज। तो मान लेते हैं बिंदु P पर हमें क्या मिल रहा है? बिंदु P पर हमको दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, ठीक है, क्या लिखें? यदि बिंदु P पर का हो? दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो तब दीप्त फ्रिंज का पथांतर, पिछली वाली क्लास में बता दिया था आपको, दीप्त फ्रिंज का पथांतर बराबर होता है यम लैम्डा, और आदीप्त फ्रिंज का पथांतर होता है m-1/2 लैम्डा। होता है ना, हमने फार्मूला बताया हुआ है ये पिछली क्लास में। तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है? यम लैम्डा। तो H2A की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? यम लैम्डा लिख देंगे। H2A की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? यम लैम्डा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? x स्मॉल d बटा कैपिटल D, x स्मॉल d बटा कैपिटल D। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर m लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल t। ये खूबसूरत फार्मूला हमें आ गया। ये खूबसूरत फार्मूला जो आया है ना, वह क्या दिखा रहा है? ये जो खूबसूरत फार्मूला है ये हमको ये दिखा रहा है कि जो हमारा एक केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट से इतनी दूरी पर हमें यम है ना, यम की जगह पे 1 रखेंगे, तो हमें यम की जगह पे 1 रखेंगे, जो डिस्टेंस आया समझो उतनी दूरी पर हमें पहली दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। 2 रखेंगे उतनी दूरी पर दूसरी दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। 3 रखेंगे उतनी दूरी पर तीसरी दीप्त फ्रिंज हमें मिल रहा है। मतलब ये हमें दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां दिखा रहा है। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां का सूत्र क्या है? x बराबर m लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। ये फार्मूला कैसे आया? जो हमने बताया पथांतर, H2A क्या है? पथांतर है। देखो H2A क्या? पथांतर है। H2A क्या है? पथांतर है। ये पथांतर से हमने बताया भाई कि हमें दीप्त फ्रिंज आदित्य फ्रिंज होती हैं, तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर m लैम्डा। इसी तरीके से क्या निकाल दे? आदित्य फ्रिंज के लिए पथांतर। तो आदित्य फ्रिंज के लिए जो पथांतर हमारा होता है, आदित्य फ्रिंज के लिए जो हमारा पथांतर होता है, आदित्य यदि बिंदु P पर, अब देखो मैं शब्द नहीं लिख रहा हूँ, यदि बिंदु P पर आदित्य फ्रिंज प्राप्त हो तब पथांतर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ तब पथांतर, और पथांतर का काम यहाँ पे H2A कर रहा है, तो H2A लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट कैसे लिखो? पथांतर बराबर क्या हो जाएगा? m-1/2 लैम्डा। और पथांतर का काम कौन कर रहा है? H2A। तो H2A किसके बराबर हो गया? इसके। तो H2A की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग? m-1/2 लैम्डा बराबर x स्मॉल d बटा कैपिटल D। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमको स्थितियां चाहिए। किसकी स्थितियां चाहिए? आदित्य फ्रिंजों की स्थितियां चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर m-1/2 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। ठीक है, अब यहाँ से आप m बराबर क्या रखोगे? m बराबर 1 रखोगे। m बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो m बराबर 1 रखेंगे तो हमको आदित्य फ्रिंज की स्थिति मिलेगा पहली, 2 रखेंगे दूसरी आदित्य फ्रिंज की स्थिति, 3 रखेंगे तीसरी आदित्य फ्रिंज की स्थिति, 4 रखेंगे चौथी आदित्य फ्रिंज की स्थिति। यहाँ पे m बराबर 1 रखते तो हमको क्या मिलता? पहली दीप्त। 2 रखेंगे दूसरी दीप्त, यहाँ पे m बराबर 1 2 3 रखते जाइए। तो आप m का मान
m बराबर आप 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आप रखते जाएंगे तो आपको दीप्त और आदीप्त फ्रिंजों की जो स्थितियां हैं वह स्थितियां धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। धीरे धीरे वह स्थितियां आपको क्या होती जाएंगी, मिलती जाएंगी। तो ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ अभी आपका जो W बराबर लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d निकालने वाले हैं उसमें इसका रोल होने वाला है। तो बिना इसके हम उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आपको W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d जब भी पूछेगा तो आप ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर से आप इस तरीके से थोड़ा शब्दों में लिखते हुए आप यहाँ तक पहुँचाएंगे। अब दोस्तों देखो हमें क्या निकालना है, फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र निकालना है, ठीक ना। अब फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे मान चलो ये हमारा पर्दा था, ये हमारा क्या है, पर्दा है। इस पर्दे पर मान लेते हैं यहाँ पे दीप्त बना, इतनी दूरी तक ये दीप्त हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, आदीप्त हुआ, फिर क्या मिलेगा हमें, दीप्त मिलेगा। ये हमारा दीप्त हुआ, फिर ये आदीप्त हुआ, बोले तो डार्क, फिर यहाँ क्या मिलेगा, दीप्त मिलेगा, ठीक है। ये हमें आपको, अच्छा इसकी स्थिति भी हमने फार्मूला निकाल लिया। स्थिति का फार्मूला एक ये वाला, एक स्थिति का फार्मूला ये वाला, स्थिति का भी मैंने फार्मूला निकाल लिया हुआ है। अब दोस्तों अगर बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या ये दीप्त है, ठीक है, यहाँ पे फिर ये क्या हुआ, दीप्त है। तो अगर मैं दो दीप्त यानी ये दीप्त और इस दीप्त के बीच की दूरी निकाल दूँ तो ये वाला दूरी मिलेगा कि नहीं, ये वाला दूरी क्या कहलाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई। कौन से फ्रिंज की चौड़ाई, आपको डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। कौन से फ्रिंज की चौड़ाई, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। तो अगर डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हो तो दो दीप्त वाला घटा दो, दो दीप्त में से घटा दो तो डार्क मिलेगा, और दो आदीप्त में से घटा दो तो आपको ब्राइट मिल जाएगा। दो दीप्त में से घटाओगे आदीप्त मिलेगा, दो आदीप्त में से घटाओगे तो दीप्त मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने बता दिया आपको, इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को घटा दो या इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को घटा दो तो ये डार्क मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे डार्क होता, डार्क में से घटा देते तो ये ब्राइट मिल जाता, ये क्या मिल जाता, ब्राइट मिल जाता, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला मतलब अगर कहें फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो दो दीप्त फ्रिंजों अथवा दो आदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। दो दीप्त फ्रिंजों अथवा दो आदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंजों की चौड़ाई को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं, या बीटा से भी लिखा जाता है, W से भी लिखा जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि आपका दोनों, चाहे डार्क फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो, दोनों की चौड़ाई सेम आता है। और वह सेम क्या आता है, W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। अब ये कैसे आता है वही हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी भाई चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे जगह मारना पड़ेगा। तो मैं साइड हो गया हूँ, अब आपको इसमें जो कुछ नोट करना हो ना आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं मिटा दूँ, ठीक है। आपको वीडियो को देखते रहना है और रफ लेकर के प्रैक्टिस करते रहना है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपको वीडियो देखो और आपको लगे कि हमारा ये तैयार हो गया, ठीक ना। वीडियो को रो करके फिर अपने मन से एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लिया करो, जब एकदम लगे कि आपको एकदम तैयार हो गया तभी आगे बढ़ो, ठीक ना। तो अब हमने क्या बताया कि हमें फ्रिंजों की चौड़ाई चाहिए, फ्रिंजों की चौड़ाई को क्या कहते हैं, W से। अब हमें देखो ये x का मान मिल गया है, तो ये अगर ये x का मान मिला है, मान चलो कि 5वां है, तो 5वें में से चौथा घटा है या 6वें में से 5वां घटा है, तो ये यम है तो m+1 निकाल लेते हैं। तो सिन से या फिर ऐसे देखो, केंद्रीय फ्रिंज से m+1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, ऐसे लिख दी मैं, ठीक ना। यम केंद्रीय फ्रिंज से, मैं अब चौड़ाई का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ भैया, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैं लिखा फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज इसको बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय फ्रिंज से m+1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी या दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दोनों बात तो एक ही है। तो हमारा कहलाएगा x m+1, या फिर x डैश लिखें, x m+1 मैंने लिख दिया, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा, m+1 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। अच्छा अब देखो मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, केंद्रीय फ्रिंज से m दीप्त फ्रिंज की दूरी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, m दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा, xm बराबर क्या हो जाएगा, m लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, अब हमने क्या बताया, इस वाले में से इसको घटा दो, क्या मिल जाएगा, वही ज़बरदस्त फार्मूला, यानी फ्रिंजों की चौड़ाई का फार्मूला। तो फ्रिंजों की चौड़ाई का फार्मूला W बराबर xm+1 - xm,
W बराबर यक्स यम प्लस वन का मान क्या है, यम प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी माइनस यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तो W बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी कॉमन ले लो, क्या बचा, यम प्लस वन माइनस यम प्लस यम, चल बसे। तो W बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। भैया इसी की तो हमें ज़रूरत थी, इसी को हमें ज़रूरत थी। तो देखा आपने दोस्तों कितना आसान फार्मूला है, आसान बहुत है, बस थोड़ा सा इसका जान है, तो वह जान है इसकी फिगर में, वह जान है इसकी फिगर में। बाकी और सब चीज़ें क्या है, आसान है। थोड़ा सा एक दो बार केवल प्रैक्टिस कर लो, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। एक बार पथांतर वाला फार्मूला पता होना चाहिए दीप्त के लिए, पथांतर वाला फार्मूला पता होना चाहिए आदित्य के लिए। वहाँ से आप दीप्त और आदित्य की स्थितियाँ निकाल लोगे। जब स्थितियाँ निकाल लोगे तो आप एक ज़्यादा वाले में से एक कम वाला घटा दो। देखो यम प्लस वन में से हमने यम यक्स यम वाला घटा दिया, हमें क्या मिल गया, फ्रिंजों की चौड़ाई का फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिंजों की चौड़ाई का फार्मूला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फ्रिंजों की कोरी चौड़ाई का फार्मूला कभी नहीं पूछा गया है, फ्रिंजों की कोरी चौड़ाई का फार्मूला कभी नहीं पूछा गया है, उसको मैं कोरी चौड़ाई वाला फार्मूला बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे जो बताने जा रहे हैं कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में, देखो जैसे यहाँ पे ये व्यतिकारी पुंज हो गया, ये व्यतिकारी पुंज हो गया, इसके मार्ग में कोई अवरोध था, अभी नहीं था, लेकिन अब की बार एक यहाँ पे अवरोध आ जाएगा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा। जब अवरोध आ जाए तब जो है ये जो हमारा फ्रिंज की चौड़ाई फार्मूला आ रहा है या स्थिति आ रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पारदर्शक प्लेट रख देने पर, पारदर्शक प्लेट रख देने पर फ्रिंजों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। वह डेरिवेशन हमारे एग्जाम में एक न दो बार जरूर आया हुआ है, तो उसको निकालने के लिए भैया आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया यस टू ए बराबर, हमने क्या बताया, यस टू ए बराबर अभी जो हमने बताया था यहाँ पे यस टू ए बराबर, देखो भाई क्या बताया था हमने, तो मैं भी भूला हूँ हल्का सा। देखो हमने क्या निकाला था कि थीटा के सामने की भुजा यस टू ए बटा थीटा के सामने भुजा, इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स बराबर, यहाँ पे 90 के सामने भुजा क्या है, यस वन यस टू, इसमें क्या है 90 के सामने की भुजा सी पी जगह हमने क्या लिखा था, CO लिखा था, CO। ठीक है, तो यस टू ए बटा यक्स बराबर यहाँ पे यस टू ए बटा यक्स हमने कैसे लिख दिया भाई, यस टू ए बटा यस थीटा के सामने भुजा ये, और इसमें थीटा के सामने भुजा, हाँ सही है, यस वन यस टू बोल रहे तो स्मॉल डी, CO बोले तो कैपिटल डी। तो यहाँ से जो यस टू ए का फार्मूला आया, तो यस टू ए का जो फार्मूला यहाँ से आया, क्या आया, यक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। ये अभी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक ना। जो अभी पारदर्शक प्लेट रखेंगे ना, उस पारदर्शक प्लेट में ये फार्मूला यूज होने वाला है। तो मैंने बताया भाई, ताकि ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए इस वाले जो आपकी डेरिवेशन बताने जा रहे हैं उसके लिए। यस टू ए बराबर एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, बाकी इसका भी यूज होने का होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी बताने जा रहा हूँ वो कई फार्मूले मिला करके उसमें कुछ ना कुछ यूज होंगे। अभी आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसको मिटा उठा दें, इसको मिटाते हैं। तो अब की बार क्या होगा, फिगर एकदम ऐसे ही रहेगा। बस क्या होगा कि जो यहाँ पे कोई प्लेट नहीं रखा गया है, यहाँ पे एक प्लेट रख देंगे, ठीक ना, यहाँ पे एक प्लेट रख देंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे ही, डेरिवेशन लगभग ऐसे ही, थोड़ा सा केवल हट के रहेगा। तो हट के रहेगा वो चीज़ आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा वो क्या है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो भैया यही है जो भी मैंने बताया, W बराबर लैम्डा कैपिटल टी बटा स्मॉल डी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी एग्जाम में कभी न कभी पूछा हुआ है। जब दिन खराब होता है तो कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो भाई, तुमने क्या बताया, ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया। S1 और S2 के बीच की दूरिया को हम लोग क्या मानते हैं, स्मॉल d मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल d मानते हैं। और इनसे बड़का d दूरिया पर क्या होता है, कौनो पर्दा होता है। बड़का d दूरिया पर क्या होता है, कौनो पर्दा होता है। ये देखो ये पर्दा हो गया, पर्दा, ये क्या हो गया, कोई पर्दा हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, कोई पर्दा हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो S1 से निकलने वाली प्रकाश व्यतिकारी पुंज ये हो गया, इसके बिचवा में स्मॉल t मोटाई का और स्मॉल n अपवर्तनांक का कोनो प्लेट हमने रख दिया। ठीक है, ये थोड़ा सीधा जाए भाई, वो दिखेगा नहीं यार, यही रहता है कि तुम लोग को दिखे कि ना दिखे। ठीक है, ये समझो चलो दिख ही रहा होगा यार, ये या। ठीक है, अब ये S2 से निकलने वाली ये या हो गया। ठीक, बस ये इतना
फिगर है और उस फिगर को आप लोग समझ गए होंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमें ओ है बिंदु और यहाँ बिंदु P है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी हमने x माना था, तो x हम मान ले रहे हैं, ठीक है, x हमने मान लिया, ठीक है। ये फिगर है ना, ये फिगर क्या दिखा रहा है, ये फिगर जो अभी हमने बताया कि जो स्रोत है S1 S2 S1 से निकलने वाली तरंग पहुंची यहाँ पे, S2 से निकलने वाली तरंग पहुंची यहाँ पे, तो S1 और अब की बार क्या हुआ है, S1 के बीच में स्मॉल t मोटाई का कोई पारदर्शक प्लेट रख दिया गया है। S1 के बीच में स्मॉल t मोटाई का कोई पारदर्शक प्लेट रख दिया गया है। अब इस पारदर्शक प्लेट रख देने से जो हमें ये दीप्त फ्रिंज या आदित्य फ्रिंज यहाँ पे मिल रहा है, वह उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही हमको चेक करना है। क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका फार्मूला हमको निकाल के दिखा देना है, बस, और कुछ करना नहीं है। और दोस्तों कुछ नया हमको करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक लंब डाल सकते हैं ना, इस पर एक लंब डाल देंगे, तो ये लंब डाल दिया हमने a, तो पथांतर क्या हो जाएगा S2a, पथांतर क्या हो जाएगा S2a। ध्यान से समझना, S2a किरण द्वारा जो S2a तरंग चल रही है उसके द्वारा निर्वात में, एक मतलब बोले तो हवा में, और एक बोले माध्यम में, माध्यम में कितना दूरी चलता है, माध्यम में टोटल दूरी देखो S1 से P तक जाता है, S1 से P तक जाता है, तो ये T वाला तो माध्यम हो गया, तो T वाला माध्यम हो गया, T वाला घटा दोगे तो जितना बचा वह क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात हो जाएगा। T वाला क्या है, वह माध्यम है, T वाला क्या है, माध्यम है, बाकी जो बचा वह क्या है हमारा, बाकी जो बचा वह हमारा क्या है, निर्वात है, ठीक है, वह क्या है हमारा, निर्वात है, ठीक है। तो वह हमारा क्या है, निर्वात है। तो हम लोग क्या मान लें कि S1 से चलने वाली तरंग द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा निर्वात बोले चाहे हवा बोले, दोनों बतिया एक है। तो S1 से, थोड़ा मैं लिख दूँ हल्का सा, S1 से चलने वाली या निकलने वाली, चलने वाली तरंग द्वारा, S1 से चलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी, तरंग द्वारा चली गई दूरी, S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा वायु में चली गई दूरी, वायु में चली गई दूरी क्या हो जाएगा भैया, S1p माइनस टी, S1p माइनस टी। तथा ये तो वायु में चली गई दूरी, माध्यम में S1 से चलने वाली तरंग द्वारा माध्यम में चली गई दूरी, मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, माध्यम में चली गई दूरी, माध्यम में चली गई दूरी, चली गई दूरी, माध्यम में चली गई दूरी। तो माध्यम में कितना दूरी चला, ये t चला है, माध्यम में कितना दूरी चला है, ये t चला है, ठीक है, माध्यम में कितना दूरी चला है, ये t दूरी चला है, ठीक है। x स्मॉल d बटा कैपिटल D, अभी जरूरत पड़ेगा भैया, ठीक है ना, हमने मिटा दिया, बताया कि हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो तो समय कितना लगा, ठीक ना, S1 से P तक पहुंचने में लगा समय, ठीक ना, S1 से P तक पहुंचने में लगा समय, S1 से P तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। S1 से P तक पहुंचने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और दूरी क्या है हमारा, S1p माइनस टी, ये कहाँ पर है, वायु में, और वायु में चाल क्या होता है, c होता है। समय बराबर क्या होता है, मैं यहाँ हल्का से लिख दूँ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो वायु में जो चाल होता है उसको c से लिखते हैं, जो माध्यम में चाल होता है उसको छोटका v से लिखते हैं, प्लस माध्यम में कितना दूरी चला, t दूरी चला, माध्यम में चाल क्या हुआ, v हुआ। अब इस v की जगह पे देखो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया, अपवर्तनांक n बराबर होता है c अपान v। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका c बटा n। तो v जगह पे क्या लिखोगे, c बटा n, n चला जाएगा ऊपरा, समझ रहे हो ना भैया। तो लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, S1p माइनस टी बटा c प्लस t बटा v की जगह पे क्या लिख दें, c बटा n। अब n चला जाएगा ऊपरा, जब n ऊपरा चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, S1p माइनस टी बटा c प्लस nt अपान c। दोनों का हर बराबर है, हर बराबर होने पे अंश आपस में जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। तो S1p प्लस n माइनस 1 इंटू टी अपान सी, S1p प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखो भैया यहाँ पे t कॉमन हो गया, तो यहाँ बच्चा n, यहाँ बच्चा n, यहाँ बचा -1, n माइनस 1 इंटू टी अपान सी। तो दोस्तों ये आपका ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका काम कर रहा है, दूरी का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, ये चाल का काम कर रहा है। वो दूरी का काम कर रहा है, ये चाल का काम कर रहा है।
तो जो आपका S1 से जो P तक गया तो दूरी कितना चला, S1P प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और चाल क्या रहा, उसका चाल रहा C। ठीक है, तो पथांतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पथांतर देखो, पथांतर के लिए फिगर पे आओ, पथांतर बोले तो ये S2A क्या कहलाएगा, पथांतर। S2A क्या है, पथांतर S2A बराबर ना, पथांतर S2A बराबर क्या हो जाएगा भैया, S1P, तो S1P ना लेकर के, ठीक है, S2P ना क्या लिखेंगे, S2P माइनस क्या भैया, ये दूरिया S1P प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये क्या आ गया हमारा पथांतर बोले है ये वाला, ये पथांतर कहलाता है S2A। तो जो S2A पथांतर है तो इसको निकालने के लिए इस पूरे में से ये वाला घटाना पड़ेगा। तो पूरा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक बोले तो S2P, देखो S2P ये पूरा S2P है, S2 में से घटाना पड़ेगा कौन, ये वाला, इसका वाला दूरिया कितना है, दूरिया इतना है, मजा आया ना। इसका वाला पूरी दूरी ये S2A है, S2P है, इसका दूरी क्या है, ये वाला है। तो पथांतर S2A बराबर S2P माइनस S1P प्लस n माइनस 1, ये प्लस माइनस जाएगा ना, माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो S2P माइनस S1P बोले तो यहाँ तक, S1P बोले तो यहाँ तक, ये क्या आ जाएगा हमारा, S2A आ जाएगा ना। अच्छा पथांतर में क्या S2A, देखो डायरेक्ट पथांतर बराबर ना, पथांतर बराबर S2P माइनस S1P। अब S2P बोले यहाँ से यहाँ तक, S1P बोले यहाँ से यहाँ तक, तो S2P माइनस S1P किसके बराबर, S2A के बराबर। तो पथांतर बराबर S2A पल माइनस n माइनस 1 इंटू टी, पथांतर बराबर S2A का मान अभी हमने बताया, x स्मॉल d बटा कैपिटल D माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा दोस्तों पथांतर आया, ये हमारा क्या आ गया, पथांतर आया, ठीक ना, x स्मॉल d बटा कैपिटल D, सही भाई, हमारा ये क्या आ गया, पथांतर आ गया। अब दोस्तों ये मानते हैं कि जो हमारे बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रहा है, चाहे दीप्त बन रहा हो चाहे अदीप्त बन रहा हो, तो कोई ना कोई एक बनेगा, क्योंकि फ्रिंज दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त फ्रिंज और एक अदीप्त फ्रिंज, कोई ना कोई एक तो बनेगा ही। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बन रहा है, क्या बन रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है। जब दीप्त फ्रिंज बनेगा तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर क्या होता है, m लैम्डा। दीप्त फ्रिंज मान ला, हमने क्या मान लिया भाई कि यहाँ पे क्या बन रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है बिंदु P पर। यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बन रहा हो, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बन रहा हो, तब जो पथांतर है उस पथांतर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, m लैम्डा बराबर x स्मॉल d बटा कैपिटल D प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अब दोस्तों यहाँ से हमको क्या किसका मान चाहिए, यहाँ से हमको x का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसका हमको x का मान चाहिए, तो x की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ जानते हो, xm लिख देता हूँ ना, ताकि m दूरी पर xm लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमको xm चाहिए, तो xm चाहने के लिए पहले इसको मैं इधर भी तो प्लस हो जाए, तो xm स्मॉल d बटा बड़का D बराबर क्या हो जाएगा, m लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाओ, तो xm बराबर क्या हो जाएगा, xm बराबर हो जाएगा बड़का D बटा छोटका D, बड़का ब्रैकेट लगा दो, m लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा आ गया xm। ये दोस्तों xm जब आया है, कब आया है, जब समझो कि हमारा पारदर्शक प्लेट रखा है तब, पारदर्शक प्लेट रखा गया है तब। अगर ये पारदर्शक प्लेट नहीं रखा होता, अगर ये प्लेटवा नहीं रखा होता तो हमारा xm बराबर क्या आता, अगर ये पारदर्शक प्लेट हम नहीं रखे होते तो हमारा कितना आता, उसको मान लेता हूँ मैं xm डैश। अभी मैंने इससे निकाला, इससे पहले निकाला कि पारदर्शक प्लेट, अभी पारदर्शक प्लेट रखा गया ना, इससे पहले जो फार्मूला निकाला गया है W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, उससे पहले हमने आपको दीप्त फ्रिंज का पथांतर और आदित्य फ्रिंज का पथांतर निकाला हुआ था। तो वहाँ पे आदित्य फ्रिंज के लिए पथांतर x बराबर हमने निकाले होंगे m लैम्डा बड़का D बटा छोटका D, m लैम्डा बड़का D बटा छोटका D। तो अब देखो ये प्लेट रखने पर ये आया है, ये प्लेट रखने पर आया है, ये बिना प्लेट रखने पर आया है। तो इन दोनों में कितना अंतर हुआ, अंतर को मैं मान ले रहा हूँ x0 को लिख सकते हैं xm माइनस xm डैश, xm माइनस xm डैश। तो xm का मानवा हमारा जो है रखेंगे ये वाला, तो x0 मैं यहाँ पे x0 बराबर
यक्सयम डैश यक्सयम का मान डी का गुणा कर दे, क्या डी का गुणा कर दे, डी का गुणा ही कर दे रहा हूँ, बल्कि मुझे यही चीज़ें लिखना चाहिए था ना। ये चलो जान दे, कोई बात नहीं, गुणा करके लिखते भाई। यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी प्लस डी बटा स्मॉल डी n माइनस 1 इंटू टी माइनस यक्सयम डैश का मान यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। कोई कट रहा है? ओ देखो ये जो गए, तो यक्स जीरो बराबर क्या आया, यक्स जीरो डी बटा स्मॉल डी n माइनस 1 इंटू टी, कैपिटल डी बटा स्मॉल डी n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा तब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कौनों यशवन से निकलने वाली जो हमारा प्रकाश तरंग है या विवर्तन प्रतिरूप यहाँ जो बन रहा है यशवन से निकलने वाली तरंग के बीच में अगर हम लोग कोई पारदर्शक प्लेट रख देते हैं तो जो पहले हमारा विवर्तन प्रतिरूप P पर प्राप्त होता था, अब जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा उसमें इतने का अंतर आएगा, कैपिटल डी बटा छोटका डी n माइनस 1 इंटू टी, इतने का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपको भी तैयार होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार फिर मैं आपको सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा केवल ध्यान से देखिए। ये पुरानी वाली कहानी, यशवन से निकलने वाली तरंग, यश2 से निकलने वाली तरंग, यशवन से जो तरंग निकल रही है उसके बीच में स्मॉल टी मोटाई का, स्मॉल एन अपवर्तनांक का कोई क्या रख दिया गया, कोई पारदर्शक प्लेट रख दिया गया है। ये यश2 हो गया है, यश2 से पहुंची यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी, इसके बीच की दूरी कैपिटल डी, यहाँ पर हमने मान लिया यशम। ये तो सिंपल है। अब हमने बताया कि जो यशवन से पी तक तरंग पहुँचती है वह टी मोटाई माध्यम में चलती है, टी मोटाई माध्यम में चलती है, और अगर टी मोटाई निकाल दोगे बचा क्या, यस1 पी माइनस टी, यस1 पी माइनस टी, ये कहाँ तक चलता है, वायु या निर्वात में चलता है। तो वायु या निर्वात में इतना चलता है और माध्यम में इतना चलता है। तो कितना समय लिया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल हमने लगाया, तो इस वाले दूरी के लिए ये वाला चाल, इस वाली दूरी के लिए ये वाला चाल, ये फार्मूला होता है n बराबर सी अपान वी, तो v बराबर होता है सी अपान एन, हमने ये रख दिया, इसको ऊपर भेज दिया एन टी अपान सी, दोनों का हर बराबर है यस1 पी माइनस टी, तो दोनों में देखो यहाँ पे टी कामन है, n माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा आ गया दूरी बट्टा चाल। तो ये जो दूरी आया है, ये दूरी कहाँ से आया है कि यस1 से जो तरंग पी तक पहुँची है उसके द्वारा चली गई दूरी आया है। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु P पर हमारा जो दीप्त फ्रिंज बन रहा है, तो दीप्त फ्रिंज बन रहा है, उससे पहले हमने क्या निकाला, पथांतर मतलब बोले तो ये यस2a बराबर क्या होता है, यस2a बराबर होता है यस2p माइनस यस1p, तो यस2p तो है ही है, तो यस1p की जगह पे ये वाला दूरी काम कर रहा है। ठीक है, हमने ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया, पथांतर हमने दीप्त फ्रिंज वाला मान लिया, दीप्त फ्रिंज वाला पथांतर होता है यम लैम्डा का हमने मान रख दिया, वहाँ से हमने यक्ष्यम निकाला, यक्ष्यम तब आया ये जब हमारा प्लेट रखा था, और जब बिना प्लेट का तो ये हमारा यक्ष्यम आता है, दोनों में घटा दिया, ये वाला फार्मूला में निकल के आया। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, बस एक दो बार आप और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक ना, टफ को आसान बनाना है तो बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर टफ चीज़ें आपको आसान बनानी है ना तो आपको बार बार लिख करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी वो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक, तो ये आपका रहा। अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, विवर्तन देखते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, विवर्तन देख लेते हैं। यहाँ तक कहानी हमारी पूरी व्यतिकरण की खत्म होती है, व्यतिकरण की कहानी खत्म होती है। अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी एक नंबर का न्यूमेरिकल नहीं बताए, एक नंबर का अति लघुत्तरी नहीं बताए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बताए हैं। अभी तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन अभी हम लोग जो बड़े बड़े नंबर पर जो फोकस कर रहे हैं उस पर हम लोग अब आ जाते हैं विवर्तन पर। ठीक ना, विवर्तन पर आ जाते हैं। और विवर्तन में ना केवल एक ही हमारा डेरिवेशन है, वह डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिना उठा दें, एक ही डेरिवेशन है। वह क्या है कि कोई पतली झिर्री है या स्लिट है, उससे जो बनने वाली हमारा विवर्तन प्रतिरूप होता है वह कैसे बनता है, बस केवल एक प्यारा सा डेरिवेशन है। और वह डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको हमको कैसे समझना है, अब कैसे मुझे समझाना है, उस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार उसको करिएगा। ठीक है, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो हमने व्यतिकरण को 2 वीडियो में हमने समेटा, वह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। व्यतिकरण के बारे में क्या क्या हमने बताया। अब देखो, पहला चीज़ 1 नंबर में पूछता है विवर्तन की परिभाषा ही, विवर्तन की परिभाषा ही पूछता है 1 नंबर में कि विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जो विवर्तन होता है ना, वह क्या होता है, अवरोध, कोई अवरोध हो, कोई रुकावट हो, कोई छोटा सा छिद्र हो, उसके किनारों पर प्रकाश की जो किरण होती है आंशिक रूप से मुड़ जाती है।
अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना क्या कहलाती है? और विवर्तन कहलाती है। कौन देखे होगे ना, कोई छोटा सा मुक्का रहता है, कोई छोटा सा बिल रहता है या छिद्र रहता है, वहाँ पे जब प्रकाश की किरण पहुँचती है, कभी आप देखते हो दरवाजे में जो छिद्र रहता है वहाँ पे जब प्रकाश की किरण पहुँचती है तो उसका वहाँ दरवाजे से होकर के कहीं और जाके जब बनता है ना, वहाँ पे हल्का सा फैल जाता है, हल्का सा बेंड हो जाता है। वही बेंड होना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। 1 नंबर के लिए परिभाषा इंपॉर्टेंट हो गया। अब 1 नंबर के लिए और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध अथवा छिद्र का आकार, जो अवरोध या छिद्र है उसका आकार, अवरोध या छिद्र का जो आकार है, अवरोध या छिद्र का जो आकार है वह आकार क्या होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि विवर्तन क्या है? अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध या छिद्र का आकार जो है वह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, चलो 1 नंबर का आपने दो टाइप का क्वेश्चन तैयार कर लिया। दूसरा दोस्तों आता है कि जो विवर्तन है, ये विवर्तन का प्रकार कितना होता है? तो विवर्तन का प्रकार 2 होता है। विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक नाम याद रखने लेना, फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्राउन। देखो कितना गजब नाम है, फ्राउन, फ्राई वराई नहीं भाई, फ्राउनहोफर विवर्तन। तो विवर्तन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। अच्छा, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है? कितना आसान है, देखो जरा। फ्रेनल विवर्तन वह विवर्तन होता है जिसमें ये कोई स्रोत है, ये क्या स्रोत है? ये प्रकाश तरंगे दे रहा है। ये कोई पर्दा है जिसपे हमें विवर्तन प्रतिरूप चाहिए। ये दोनों क्या हो? सीमित दूरी पर हो। दोनों क्या हो? सीमित दूरी पर हो। जब दोनों सीमित दूरी पर होते हैं तो इसमें कौनो लेंस नहीं लगाया जाता है। लेंस नहीं लगाया जाता। काहे लेंस नहीं लगाया जाता? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? सीमित दूरी पर होते हैं। कौन? प्रकाश स्रोत व पर्दा। तो फ्रेनल विवर्तन वह विवर्तन होता है जिसमें प्रकाश स्रोत व पर्दा, ये पर्दा है भैया, पर्दा, प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों क्या हो? सीमित दूरी पर हो, तो उसे हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और फ्रेनल विवर्तन में लेंसों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, ये फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है? फ्राउनहोफर विवर्तन वह विवर्तन है जिसमें प्रकाश स्रोत है। ये कहाँ है? प्रकाश स्रोत है। हेलो, ये अपना पर्दा है, ये अपना पर्दा है। प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों क्या होते हैं? असीमित दूरी। अरे भैया, असीमित दूरी, असीमित बोले तो अनंत दूरी, असीमित बोलो या क्या बोल दो? अनंत। असीमित या अनंत दूरी पर होते हैं। कौन? प्रकाश स्रोत व पर्दा। प्रकाश स्रोत व पर्दा एक दूसरे से क्या होते हैं? असीमित दूरी पर होते हैं या तो अनंत दूरी पर होते हैं। अच्छा भैया, जब अनंत दूरी पर होते हैं ना, तो अनंत दूरी पर होने के कारण इसमें जो लेंस होता है, यानी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। लेंसों का प्रयोग किया जाता है। लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज का यूज करके हम लोग विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने वाले हैं, विवर्तन प्रतिरूप को बनाने वाले हैं। किसका यूज करके? इसी फ्राउनहोफर विवर्तन का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं? विवर्तन प्रतिरूप को बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं? अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मजा आ गया नहीं कि भाई कि हाँ विवर्तन क्या है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, ये सब आपको रट्टा एकदम मारने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। मिटा उठा देना, चलो भाई इसको मिटा उठा देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, बस एक ही टॉपिक है इसमें भैया। ठीक है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन हम लोग कैसे करेंगे? एकल झिर्री के कारण एकल झिर्री के कारण
एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। चलिए भाई दोस्तों, अब समझो भाई जरा, इसको दम बढ़िया तैयार करना, इसको तैयार ही रखना है आपको। अब देखो, इसको पहले मैं आपको थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना, पहले कुछ समझने के लिए बता रहा हूँ, फिर वहाँ से जो मैं अभी स्टार्टिंग बताने जा रहा हूँ वो आपका मुश्किल से 3-4 मिनट लूँगा। उसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, बस सुनना है। अब उस जब चीज़ें सुनोगे ना तो चीज़ें आगू बोल रहा हुआ गजब आगे, ठीक है, जो चीज़ें आगे मिलेंगी उसको हमें समझने में आसानी होने वाली है। देखो क्या कि एकल झिर्री के कारण जब प्रकाश का विवर्तन देखना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काला पेंट की हुई कोई स्लाइड लेते हैं। ये काला पेंट कर दे भैया इस पे, ये देखो इस बीच में ये लगा दे, ये देखो यो। अब ये समझो कि हमारी कोई स्लाइड हो गई है और ये कैसे पेंट की गई है, काला पेंट की गई है। अब देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ एकदम काला करे ना, समझो ये काला पेंट की हुई कोई स्लाइड है, ये काला पेंट की हुई कोई स्लाइड है, क्या है यार ये, चलो ये देखो ये देखो काला हो रहा है सफ़ेद हो रहा है यार, ये काला हो रहा है सफ़ेद हो रहा है, दोनों हो रहा है। गजब। चलो कुछ समझो ऐसे, ये कोई काला पेंट की स्लाइड है और उस स्लाइड पर कोई ब्लेड से खुरच दिया गया है। क्या किया गया है, कोई काला पेंट की हुई स्लाइड है, ठीक ना, बायोलॉजिकल स्लाइड होती है, और इस स्लाइड पर क्या किया गया, किसी ब्लेड से ऐसे खुरच दिया गया, खुरच देना, ठीक है। पहले विचार आता है ना, लोग खुरच के यूज करते हैं ना, खुरचना, समझ रहे हो ना, नया वर्ड तो नहीं लग रहा ना। खुरचना क्या होता है, खुरचना एक होता है निकोटना, दूसरा होता है निकोटी काटना। एक खुरचना होता है, खुरचना ऐसे जो करते हैं खुरचना होता है, एक ऐसे चिकोटी काटना उसको बोलते हैं, बोलो नकोटना बोलते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, कोई खुरच लिया ना, निकोट नहीं लिया, खुरच लिया। अब इसको खुरच करके क्या करते हैं कि कोई एक लैंप है, देखो भाई मैं लैंप बहुत बढ़िया तो नहीं बना पाता हूँ, मेरा आर्ट बहुत ख़राब है। ये देखो ये समझो ये हमारा कोई लैंप है, ये क्या है, कोई लैंप है, ठीक है। और लैंप ये देखो ये प्रकाश ऐसे से दे रहा है, ये प्रकाश ऐसे से दे रहा है। इस लैंप के सामने इस बायोलॉजिकल जो स्लाइड है जिस पे आप क्या किए हैं, कला पेंट करके एक खुरच दिए हैं, और खुरचने के बाद इसको इससे देखते हैं, ठीक है। इसको भाई देखो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो चीज़ें ना तो आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, केवल थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी आगे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जब ऐसा करके हम देखते हैं, तो हमको देखो कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बीच में श्वेत चौड़ी पट्टी, देखो ये देख रहे हो इतनी चौड़ी, ये श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। उसके बाद श्वेत चौड़ी पट्टी हो गई, उसके बाद ये श्वेत चौड़ी पट्टी की चौड़ाई कम हुई, ये देखो पहले इतना ज़्यादा है, अब क्या हुई, ये कम हो गई, ये देखो कुछ कम हुई कि नहीं, कुछ कम हुई ना, ये कुछ कम हुई। अब ये जो, अब समझो ये श्वेत चौड़ी पट्टी हो गई तो ये डार्क पट्टी हुई, ये समझो यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा निशान समझना भाई ज़रा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, श्वेत चौड़ी पट्टी है, ये श्वेत चौड़ी पट्टी। लेकिन ये वाली क्या हो गई, ये डार्क है, ये क्या है, डार्क है, ये डार्क पट्टी हो गई। तो श्वेत चौड़ी पट्टी कितनी चौड़ाई है, लेकिन ये वाली डार्क वाली बहुत कम है। उसके बाद ये श्वेत चौड़ी पट्टी की चौड़ाई कम हुई और ये डार्क वाली चौड़ाई बढ़ती जाएगी। अब मैं यहाँ पूरा कलर नहीं कर रहा हूँ, समझो कि ये लगभग इतनी हो जाएगी, ये क्या हो गई, डार्क वाली पट्टी हो गई, ये क्या हो गई हमारी, डार्क वाली हो गई। इसी तरीके से इधर भी ये देखो ये वाली हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा ले ली हमने, डिस्टेंस हमने कुछ ज़्यादा ले लिया, ये देखो ये समझो ये हमने क्या ले लिया, ये डार्क वाली पट्टी, ठीक है, डार्क वाली पट्टी हो गई। अब देखो पहले श्वेत चौड़ी पट्टी थी, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तभी तो बीच में रहते हुए मैंने क्या बताया, श्वेत चौड़ी पट्टी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा है, क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्या, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, क्या बहुत ज़्यादा है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, किसकी, ये बीच वाली श्वेत चौड़ी पट्टी की, बीच वाली श्वेत चौड़ी पट्टी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। तीव्रता बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से देखा जाता है तो ये सब कम दिखाई देती है, लेकिन ये इसकी चमक ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिखाई देती है। यही समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ताकि अभी जब मैं क्या बात है यार, मैं आगे बोला, आगे जब मैं जो आपका इंटेंसिटी वाला जो ग्राफ बनाऊंगा ना, उस ग्राफ में आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको बहुत ऐसे गप से उठा दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे उठा दिया, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, उसको समझने के लिए, ठीक है।
अच्छा अब देखो यहाँ पे ये श्वेत चौड़ी पट्टी हुई, फिर श्वेत चौड़ी पट्टी की चौड़ाई कम हुई, डार्क वाली बढ़ी। अब श्वेत चौड़ी पट्टी की चौड़ाई और कम हो गई, लेकिन डार्क वाली और बढ़ जाएगी। देखो ये और बढ़ गई, ये डार्क वाली क्या हो गई, और बढ़ गई। फिर श्वेत वाली चौड़ी पट्टी की चौड़ाई और कम हुई, डार्क वाली और बढ़ गई। ये देखो इतना डार्क, इतना डार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इधर भी और इधर भी हमें ये चौड़ी पट्टी देखने को मिलती है। कब मिलती है, जब हम कोई काला पेंट की हुई कोनो स्लाइड को इस लैंप से हम लोग देखते हैं, तब हमको इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये इसका ज्यामिति ग्राफ हुआ। ये क्या हुआ, इसका मतलब प्रायोगिक कह सकते हैं। अब हम लोग इसको किरण आरेख के रूप में ढालेंगे कि हमें इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। और मेन चीज़ आपको वही किरण आरेख है। बस मुझे ये समझाना था आपको कि यहाँ पे ये जो इसकी इंटेंसिटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। और ये जो हमारा बना है इसको हम लोग निम्निष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्निष्ठ कहते हैं, निम्निष्ठ कहते हैं। फिर ये जो हमारा है इसको हम लोग गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं, गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमें यही चीज़ हमको समझाना था कि केंद्रीय उच्चिष्ट क्या है, निम्निष्ठ क्या है, गौड़ उच्चिष्ट क्या है। और चीज़ें ये तो हमें जो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, मतलब इधर की तरफ अगर प्लस लेंगे उधर की तरफ माइनस लेना पड़ेगा। तो मतलब हमें दोनों ओर मिलता है। क्या मिलता है, दोनों ओर मिलता है। बस दोस्तों अब इतनी चीज़ अगर आप समझ गए हो, केवल सुने हो, अब इस सुनी हुई चीज़ों से आप आगे देखो कितने अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाओगे, ठीक ना। अब ये चीज़ें आपको समझने के लिए कितना आसान हो जाएगा ये आप समझ नहीं पाओगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ कितना आसान हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने बताया ये आपको एग्जाम में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल मैंने समझाने के लिए बताया, केवल समझाने के लिए। अब देखो दोस्तों हम लोगों ने अभी बताया मैंने फ्रेनल विवर्तन का, फ्राउनहोफर विवर्तन का यूज करेंगे। तो ये देखो हमने क्या लगा दिया, ये कोई हमारा स्रोत है, ये क्या है, कोई स्रोत है। ये देखो ये स्रोत है, ठीक है। ये क्या है, कोई स्रोत है। स्रोत का काम क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करना, ठीक है। तो ये स्रोत दूर है, पर्दा व स्रोत क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। और बहुत दूर से जो प्रकाश की किरण आती है, और अगर कोई बीच में लेंस लगा है, ठीक है। तो देखो बीच में लेंस क्यों लगाते हैं, ताकि जो बहुत दूर स्रोत है ना, उससे स्रोत जो प्रकाश की किरण आए तो उसको हम लोग अपने अनुसार, जैसे हमें प्रकाश की किरण चाहिए उसके अनुसार ले सकें, इसलिए इसको लेंस लगाया गया। अब देखो यहाँ से पहली प्रकाश किरण ये चली, दूसरी प्रकाश किरण ये चली, ये प्रकाश किरण चलती हैं, ये मुखज के समांतर हो जाती है। ये देखो यह मुखज के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे लगा दिया गया अपना ये अवरोध या छिद्र है। ये क्या है, अवरोध या छिद्र है। इस अवरोध या छिद्र ये देखो है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है स्मॉल ई। स्मॉल ए भी दोस्तों लिख सकते हैं, लेकिन हमने चौड़ाई को क्या लिया है, स्मॉल ई ले लिया है। चौड़ाई हमने क्या ले लिया है, स्मॉल ई ले लिया है। अब इस पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो अच्छा बताओ, अगर प्रकाश की किरण दूर है, प्रकाश स्रोत दूर है, और दूर से जो प्रकाश किरणें आती है समांतर आती हैं, और जो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो उनके द्वारा जो तरंगाग्र बनता है वह तरंगाग्र क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है। तो यहाँ पे ये समतल तरंगाग्र के रूप में, समतल तरंगाग्र के रूप में यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। समतल तरंगाग्र के रूप में यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। जब समतल तरंगाग्र के रूप में प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, और मैंने तरंगाग्र की डिफिनीशन आपको कम से कम 10 बार बता दिया होगा रिवीजन की क्लास में, कि तरंगाग्र क्या होता है, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो वह कण सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो। तो दोस्तों ये अगर ये तरंगाग्र बन गया, तरंगाग्र बन गया जिसपे जितने भी सारे कण होंगे वह सभी कण क्या होंगे, एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, और इनसे निकलने वाली तरंगे क्या होंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्दा तो भाई दूर है, तो दूर पर्दा है, पर्दे पर हमारे अकॉर्डिंग प्रकाश किरण जाए, तो इसके लिए यहाँ पे एक और लेंस लगाया गया। ये देखो यहाँ पे ये लेंस लगा दिया गया, ये लेंस लगा दिया गया, ठीक ना, ये लेंस लगा दिया गया। अब यहाँ से, अब यहाँ पे देखो ये पर्दा हो गया, ये क्या हो गया, पर्दा हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, हमारा पर्दा हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ मान लेते झिर्री का नाम हमने रख दिया ए बी। अब ए बी क्या है, कोई प्रकाश स्रोत का काम करेंगे भाई। तरंगाग्र है, तरंगाग्र पे जितने भी बिंदु होंगे वह सभी बिंदु क्या करेंगे, एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जब यहाँ पे जितने बिंदु सभी हैं तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। अब ये तरंगे से द्वितीयक जो तरंगिकाएं निकलती हैं, अगर जो द्वितीयक तरंगिकाएं ए और बी से समान कला में होती हैं, वो जा करके हमें यहाँ पे बिंदु ओ पर मिलती हैं।
जो तरंगिकाएं समान कला में होती हैं, ए और बी से निकलने वाली जो तरंगिकाएं समान कला में होती हैं वह जाकर बिंदु ओ पर मिलती हैं और बिंदु ओ पर क्या बनाती हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट क्या बनाती हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट बनाती हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक ना, केंद्रीय उच्चिष्ट बनाती हैं। और जो प्रकाश किरणें ए व बी से कुछ कोण पर विवर्तित होती हैं, कुछ कोण पर विवर्तित होती हैं, वह जाकर के बिंदु पी पर मिलती हैं, ठीक है, वो जाकर के बिंदु पी पर मिलती हैं। अब जैसे ये बिंदु पी पर यहाँ बनाया गया है, इसी तरह बिंदु पी पर यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। जैसे बिंदु पी पर हमने यहाँ बनाया, उसी तरीके से बिंदु पी पर हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो जो कुछ कोण पर मिलती हैं, कुछ कोण पर मिलती हैं, देखो ये कुछ कोण पर हुआ, ये कोण, ये कुछ कोण पर मिलती हैं, जाकर के ये क्या बनाती हैं, ये आपका निम्निष्ठ बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं, निम्निष्ठ भी बना सकती हैं, ये आपका गौड़ उच्चिष्ट भी बना सकती हैं, ठीक है। क्या बना सकती हैं, निम्निष्ठ भी बना सकती हैं और ये गौड़ उच्चिष्ट भी बना सकती हैं। जिस तरीके से हमने उसमें देखा था, क्या दीप्त बना सकती हैं, आदित्य बना सकती बिंदु पी पर, उसी तरीके से यहाँ पे निम्निष्ठ दीप्त का काम कौन करेगा, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, और निम्निष्ठ का काम करेगा आदित्य, ठीक है। अच्छा, इसकी पथांतर की बात करें तो पथांतर के लिए यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया जाता है, ये देखो लंब डाल दिया गया, इसको मान लिया गया कि तो यहाँ पे हो गया थीटा, ठीक है। तो ये वही फिगर बन गया। ये फिगर आसान है ना, ये फिगर आपको बनाने आना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे थोड़ा इसे दिखा दोगे, किरण उड़ दिखा दोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये अब ये क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, पर्दा लिख दोगे, ये क्या लिख दोगे, पर्दा है, ठीक है बस भाई। और यहाँ पे लेंस L1 नाम रख दो, इसको नाम क्या लिख दो, लेंस L2, ठीक। चलो ये तो हमने आपका क्या बना दिया, फिगर बना दिया। फिगर तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा, फिगर में ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से जो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखी चौड़ाई, कोणी चौड़ाई, इसका फॉर्मूला जो पूछता है यहाँ पे एग्जाम में आपके, ये तो फिगर तो आप बना लोगे, फिगर बनाने के बाद आपसे फार्मूला निकालने को पूछता है। अब फिगर जो बनाए हो, अब फिगर के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखने भाई, थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर के बारे में जैसे हमने बनाया हुआ ना, उसी के बारे में हमको बना के लिखना होता है। और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे झवन भर का आपका थ्योरी लिखना है, बस उतनी ही थ्योरी लिखो जितने से हम खुद संतुष्ट हो जाएं, जितने हम खुद बना के लिख सकें। देखो कोई प्रकाश स्रोत है, मान लेते हैं कि कोई लेंस L1 है, L1 के फोकस पर एक स्रोत रखा गया है और स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और अवरोध या छिद्र पर समतल तरंगाग्र के रूप में आपतित होती हैं। अवरोध या छिद्र पर समतल तरंगाग्र के रूप में क्या होती हैं, आपतित होती हैं। ये अवरोध या छिद्र है, इस छिद्र पर यहाँ जो प्रकाश किरणें चली वह मुखज के समांतर हो गई, लेकिन मुखज की जब समांतर हो गई तो तरंगाग्र कैसा बना, समतल तरंगाग्र बना। यह समतल तरंगाग्र यहाँ पे क्या हुआ, आपतित हो गया। समतल तरंगाग्र जो आपतित, समतल तरंगाग्र के पर जो तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वह सभी कण एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और इनसे निकलने वाली तरंगे द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना, या तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो द्वितीयक तरंगिकाएं ए व बी से समान कला में विवर्तित होती हैं, समान कला विवर्तन है ना, समान कला में विवर्तित होती हैं, वह पर्दे के बिंदु ओ पर जाकर मिलती हैं और उसे हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं और इनकी तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। इनकी तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। तथा जो द्वितीयक तरंगिकाएं ए व बी से कुछ कोण पर आपतित होती हैं, वह पर्दे के बिंदु पी पर मिलती हैं, जहां पर हमें निम्निष्ठ या गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त होता है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। अब इतनी थ्योरी हमने क्या बताई, यहीं से आपको बना के बताया, ठीक है। और आप जब बना के लिखने सीख जाओगे ना तो चीज़ें आपको टफ नहीं लगेगी। और ये बना के लिखना सीखोगे कब, जब आप चीज़ें समझे रहोगे। जब चीज़ समझ में आई रहेगी ना तो अपने आप बना के बनता है वर्ड, अपने आप निकलेगा, ठीक है। और ये सब रट्टा मारोगे वर्ड कभी नहीं मार पाओगे, ठीक ना। ये सब रट्टा मारना मत भाई, कभी मराएगा ही नहीं रट्टा, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेशन देख लेते भाई, ये थोड़ा इसको कम कर दें, चलो भाई इसको कम कर दें ताकि भी जगह मिलना चाहिए ना। अब हम मान लेते हैं कि ए व बी से निकलने वाली तरंग द्वारा, ए व बी से निकलने वाली तरंगों द्वारा बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर, कैसे शब्द बोले यार, ए व बी से निकलने वाली तथा बिंदु पी पर पहुंचने वाली
तरंगों का पथांतर, ठीक है। पथांतर क्या हो जाएगा, बी के, पथांतर क्या है, बी के। ए व बी से निकलने वाली तथा बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर क्या है, बी के, ठीक है। त्रिभुज ए के बी में, त्रिभुज ए के बी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब देखो ये हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंब की जगह पर हो जाएगा बी के और कर्ण की जगह पर हो जाएगा ए बी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के अपान ए बी। तो बी के बराबर हमें क्या मिल गया, बी के बराबर ई साइन थीटा। बी के बराबर क्या मिलेगा हमको, ई साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के अपान ए। अच्छा, अब देखो जो बिंदु P पर हमें क्या मिल रहा है, विवर्तन प्रतिरूप मिल रहा है। अब विवर्तन प्रतिरूप में अगर हम मान लेते बिंदु P पर हमें निम्नलिखित प्राप्त हो, यदि बिंदु P पर निम्नलिखित प्राप्त हो, यदि बिंदु P पर निम्नलिखित प्राप्त हो, तब साइन थीटा बराबर तब बी के बराबर, पथांतर क्या हमारा बी के, तो बी के बराबर पथांतर बी के बराबर, ऐसे लिखे ना ज़्यादा समझ आएगा। पथांतर बी के बराबर एम लैम्डा। ध्यान देना भैया, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हमने बताया कि यहाँ पे जो वहाँ पे उच्चिष्ट मतलब वहाँ पे दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता था, यम लैम्डा, वही यहाँ पे उल्टा काम कर रहा है। निम्नलिखित के लिए पथांतर क्या बन गया, यम लैम्डा। निम्नलिखित के लिए पथांतर क्या बन गया, एम लैम्डा। और वहाँ पे क्या था, एम लैम्डा किसका पथांतर था, दीप्त का था, ठीक ना। बस यही ध्यान रखना है। तो बी के बराबर क्या हो गया हमारा, एम लैम्डा। अब यही बी के का मानवा यहाँ पे रख दे, तो समीकरण एक से अगर बात करें हम लोग, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे एम लैम्डा, क्या लिख देंगे, एम लैम्डा। अच्छा, प्लस माइनस एम लैम्डा लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस एम लैम्डा पानी। क्यों मैंने प्लस माइनस लिखा क्यों प्लस माइनस लिखा, क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, अगर यदि साइन थीटा बहुत छोटा हो, यदि थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो, अगर थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो तो साइन थीटा जो है वह लगभग बराबर हो जाता है थीटा के। तो थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपान ई। तो अगर हम लोग यम का मान 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा, हमको जो है निम्नलिखितों की स्थितियाँ मिलता जाएगा। तो प्लस माइनस लैम्डा अपान ई, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ई, प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान ई, प्लस माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा। ये दोस्तों हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया निम्नलिखितों की स्थितियाँ। कितना आसान हो गया ना। देखो कुछ नहीं किया हमने, बस हमने बताया कि ए व बी से निकलने वाली तब पी पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर बी क्या है, बी के है। त्रिभुज ए के बी लगा दिया, त्रिभुज ए के बी में साइन थीटा बराबर बी के अपान ए बी। तो यहाँ से बी के साइन थीटा बराबर बी के अपान ए बी की जगह ई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, बी के बराबर हो गया ई साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बी के अपान ई। बी के क्या पथांतर है, पथांतर में एक बार निम्नलिखित एक बार उच्चिष्ट। निम्नलिखित के लिए यम लैम्डा, उच्चिष्ट के लिए यम माइनस 1/2 लैम्डा, ठीक है। देखो उसको मैं करने वाला हूँ। तो अगर यदि बिंदु P पर क्या हो, निम्नलिखित जगह पे क्या लिख दें, उच्चिष्ट। अब की बार क्या लिख देना आपको, उच्चिष्ट प्राप्त हो, तब जो यहाँ पे जो पथांतर है वह पथांतर क्या बन जाएगा, यम माइनस 1/2 लैम्डा, यम माइनस 1/2 लैम्डा। तो बी के बराबर यम माइनस 1/2 लैम्डा। तो समीकरण 1 से साइन थीटा प्लस माइनस एम लैम्डा अपान ई। तो यहाँ पे एम लैम्डा ना लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे, यम माइनस 1/2 लैम्डा अपान ई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग कर सकते हैं, थीटा बराबर यम माइनस 1/2 लैम्डा अपान ए। यम की जगह पे 1 2 3 रखते जाइए, आपको थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, यम की जगह पे 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो लैम्डा अपान 2 ई, 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, 4 में 2, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, 3 लैम्डा अपान 2 ई, 3 लैम्डा अपान 2 ई, फिर 5 लैम्डा अपान 2 ई। ये सब प्लस माइनस के साथ रहेंगे, प्लस माइनस 7 लैम्डा अपान 2 ई। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा आ गया, जैसे हम लोग वहाँ पे एक्सएम निकालते थे ना, एक्सएम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, एक्सएम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो उसी तरीके से यहाँ पे थीटा आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति है और ये आदित्य फ्रिंज की, दीप्त बोले तो निम्निष्ठ, दीप्त बोले तो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट की स्थिति है और ये क्या है, निम्निष्ठ की स्थिति हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई। तो हमने क्या निकाल दिया भाई, स्थितियाँ निकाल दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों इन स्थितियों से हम लोग जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, हमको हमारा मेन उद्देश्य क्या था, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना। अपना मेन उद्देश्य क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसको भाई पहले हम लोग मिटाना चाहते हैं, ठीक ना। इसको पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अब देखो भाई इसको मिटा दें, एक ग्राफ बनाएंगे ना, उस ग्राफ से हम लोग या तो फिर यहीं पे हम लोग ग्राफ समझ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको आप लोग ग्राफ अलग से बनाइए, ठीक ना। ग्राफ जब अलग से बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझने में और आसानी होगी, ठीक ना। हालांकि यहीं पे भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है, तो यहीं पे ग्राफ बना दोगे तब भी सही है, अलग से ग्राफ बना दोगे तब भी सही है। अब वो ग्राफ के माध्यम से हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है, रेखीय चौड़ाई है, उस चौड़ाई को हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। चलो भाई देखो जरा कैसे निकालेंगे हम लोग। ये हमने मान लिया है हमारा ये क्या है, थीटा है, ठीक, इधर ये हमारा क्या है, थीटा है, इधर हमारा क्या है, ये इंटेंसिटी है आई, ये क्या हमारा इंटेंसिटी है आई। तो आपने देखा बीच में हमारा क्या बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो तीव्रता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ये देखो यो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता। इसके बाद ये देखो निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ, ये क्या है, निम्निष्ठ। उसके बाद फिर गौड़ उच्चिष्ट, मतलब उसकी तीव्रता थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसके बाद तीव्रता घटती जाएगी, ये देखो निम्निष्ठ, फिर ये औरों कम, फिर ये औरों कम, फिर ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी देखो क्या लहरता हुआ फिगर बन रहा है, लहरता हुआ ज़बरदस्त फिगर ये आपका बन रहा है, ठीक। इस तरीके से आपका क्या बन गया, तीव्रता। आपको ये भी ग्राफ पूछता है, ये ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ की विवेचना कीजिए। तीव्रता और थीटा के पदों में जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की क्या करना है, विवेचना करना है। तो विवेचना आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, प्रथम निम्निष्ठ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, प्रथम निम्निष्ठ है, प्रथम निम्निष्ठ है। ये हमारा क्या है, गौड़ उच्चिष्ट है। ये हमारा क्या है, गौड़ उच्चिष्ट है। ये हमारा क्या है, द्वितीय निम्निष्ठ है। ये हमारा क्या है, द्वितीय निम्निष्ठ है, द्वितीय निम्निष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा अगर यहाँ पे दिखाना चाहते हो निम्निष्ठ की जगह पे क्या है, लैम्डा अपान ई है, यहाँ पे माइनस लैम्डा अपान ई है, ठीक है। यहाँ पे अगर दिखाना चाहते हो ये हमारा क्या है, लैम्डा अपान 2 ई है। यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, -2 लैम्डा अपान ई है। इस तरीके से पूरा सजा सकते हो, अगर सजाने का मन है ना, इस तरीके से पूरा आप सजा भी सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ बन गया। अब दोस्तों जो हमने बताया था केंद्रीय उच्चिष्ट हमको कोणीय चौड़ाई चाहिए ना, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला ही होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट ये है, इसके दोनों ओर बोले तो इधर भी और इधर भी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है वही दूरी क्या कहलाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाता है, ठीक ना। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई मान लेते ये कोण थीटा, ये कोण थीटा है, तो थीटा थीटा हो गया 2 थीटा, इधर है लैम्डा पानी, इधर है लैम्डा पानी, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा पानी, बस हो गया भाई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाता है। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा पानी। अब देखो यहाँ पे 2 कट नहीं जाता है, ठीक है ना। 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 2 लैम्डा अपान ई हो गया, ठीक है भाई। चलो तो इस तरीके से हो गया। तो अच्छा रेखीय चौड़ाई भी पूछ लेता है। रेखीय चौड़ाई, अगर रेखीय चौड़ाई निकालना है तो आपको लगा सकते हो tan थीटा। क्या लगा सकते हो, tan थीटा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये लंब बटे आधार जो आपका ये भी जो फिगर हमने बनाया था ना लास्टवा में, ये इधर आपका झिर्री हो गया था, इधर पर्दा हो गया था, यहाँ से ये आपका ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया था ना, यहाँ समझो ओ बन गया था, ओ से यहाँ पे x दूरी बन गया, ठीक है। अगर ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया x। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब की जगह पे x, आधार की जगह पे बड़का d, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या हो गया, x अपान कैपिटल D। अगर हमारा थीटा बहुत ही छोटा हो तो अगर हमारा थीटा क्या हो, बहुत ही छोटा हो तो tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा x अपान D। थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, x अपान D, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, x अपान D, x अपान D। तो अब भाई मैं क्या कर दूँ, हम लोग 2 थीटा बराबर क्या है, 2 लैम्डा अपान ई,
तो थीटा का मान यहाँ पे रख दें एक्स अपान डी, थीटा का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा की जगह पे एक्स अपान बड़का डी बराबर 2 लैम्डा अपान ई। अब 2 आप काट सकते हो, एक्स बराबर लैम्डा अपान ई इंटू कैपिटल डी, लैम्डा अपान ई इंटू कैपिटल डी। ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया, ठीक ना। एक्स बराबर क्या हो गया लैम्डा अपान ई इंटू कैपिटल डी। ये हमारा क्या हो गया रेखीय चौड़ाई का सूत्र हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया रेखीय चौड़ाई का सूत्र हो गया। एक्स बराबर लैम्डा अपान ई इंटू कैपिटल डी, ये रेखीय चौड़ाई का सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये प्रकाशिकी खत्म होता है भाई, ठीक ना। प्रकाशिकी खत्म होता है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। व्यतिकरण विवर्तन में क्या अंतर है, बहुत आसान अंतर है, ठीक है। उसको अलग से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, वहाँ से भी आप लोग देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा प्रकाशिकी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, तो आप लोग उतना जरूर तैयार करेंगे, ठीक ना। जितना भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, आप लोग उतना हर हाल में उसको तैयार रखिए। उसके बाद आपको जो समय मिलता है, ठीक है, तब जाके और चीज़ों को ट्राई करने में, अध्ययन करने में, मेहनत करने में समय दीजिए। बाकी जितना चीज़ें यहाँ पहले बताया जा रहा है, इतना तो पहले आप हर हाल में तैयार करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर, चलो सबको भाई, बाय बाय।